दिया गया, लेकिन इसका रिएक्शन कितना भयंकर होने जा रहा है ये चुनाव परिणाम बताएगा। क्योंकि जो विशुद्ध रूप से ज़मीन लेवल के जो कार्यकर्ता हैं और विशुद्ध रूप से जो भाजपाई हैं उनके अंतर्गत आक्रोश है, और इसी आक्रोश के एवज में उपेंद्र कुशवाहा जो भाजपा के निवर्तमान जिला अध्यक्ष है वो प्रत्याशी निर्दलीय के तौर पे यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। और ये चुनाव नहीं लड़ रहे, यहाँ की जनता और यहाँ की कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। यहाँ की कार्यकर्ता के प्रत्याशी हैं, ये अपने आप की प्रत्याशी नहीं है। और इस बात की जानकारी पार्टी के बड़े नेताओं को भी है, लेकिन एक कहते हैं ना कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही है। और जब गलत है ही तो उसमें दिक्कत क्या है, तो ठीक है एक आवाज़ ही काफ़ी। अगर ये बागी हैं तो बागी के रूप में भी इनका आवाज़ बुलंद होना चाहिए, और इसी बुलंद आवाज़ को मैं कैद करने आया हूं। और जानने की मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस विधानसभा में मुद्दे क्या हैं, चुनाव लड़ने के बाद, चुनाव जीतने या हारने के बाद इनकी भूमिका क्या रहेगी, और भाजपा के तन मन धन से समर्पित कार्यकर्ता ये रहेंगे ऐसा भी मुझे मालूम है। लेकिन एक धक्का और एक मैसेज देना भी इनका अति आवश्यक पहलू जरूर था। उपेंद्र जी, कैंपेनिंग ट्रेड में आज की तारीख हो गई 29 तारीख, और भारत के गृह मंत्री भारत सरकार माननीय अमित शाह जी आपके ज़िला के अलावा दरभंगा ज़िला भी जाएंगे, और ये मैसेज वहाँ तक पहुँचाने की भी बात होनी चाहिए। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि आपकी तैयारी बहुत दिनों से चल रही थी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं के आह्वान पे आपने मोर्चा भी बना लिया था। एट रैंडम में गठबंधन धर्म निभाने के साथ साथ आपकी पत्ता को काट दिया गया। उस परिस्थिति में जनता की आवाज़ बनके, कार्यकर्ताओं की आवाज़ बनके आप चुनावी दंगल में हैं, ये सत्य है, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं। अब जनता के मिजाज को पढ़ना है, और जनता को आपका क्या संदेश, जनता को क्या कहने जा रहे हैं, क्या कहते हैं? जनता जनार्दन है, जनता समझदार है, सभी बातों को समझ रही है जनता। और जनता इस बार मूड बना चुकी है कि असली राष्ट्रवादी कौन है और कौन राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ करके सामने में आया है। जबकि उस चोले के अंदर सिर्फ और सिर्फ जंगल राज के पोषक लोग हैं, अराजक लोग हैं, राजद डीएनए वाले हैं। तो जनता समझ रही है कि राष्ट्रवादी कौन है, कौन प्योर आरएसएस पर चलने वाले लोग कौन हैं, आरएसएस की विचारधारा को लेकर के चलने वाले कौन हैं। मैं बचपन से संघ का स्वयंसेवक रहा हूं, मैं संघ का तृतीय वर्ष किया हूं, मैं संघ का जिला कार्यवाह रहा हूं। मेरे रगों में संघ की विचारधारा है, भाजपा की विचारधारा है, ये जनता समझ रही है। तो नकली एनडीए का जो उम्मीदवार बना है वह निश्चित रूप से यहाँ राजद को फिर से जितवाने की एक साजिश रची गई है, जिसके विरोध में मैं जनता का उम्मीदवार बन करके आया हूँ। और जनता नरेंद्र मोदी, नीतीश जी के हाथों को कौन मजबूत करेगा यह जनता जान रही है। तो जनता से यही आग्रह विनती कर रहे हैं कि आप अपने सच्चे सेवक को चुनिए, जो आपके साथ सदैव खड़ा रहा है, जिसके रगों में और जिसके रोम रोम में जन सेवा है। विधायक बनने की और नेता बनने की, बहुत बड़े आदमी बनने की कोई लालसा नहीं है। यह सिर्फ एक माध्यम है हमारा कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं आपकी और सेवा कर पाऊँ, मुझे सहूलियत हो आपकी सेवा करने में। उजियारपुर विधानसभा के अंतर्गत एक व्यक्ति विशेष का आधिपत्य रहा है। मैं विधानसभा चुनाव है इसलिए विधानसभा के रिगार्ड में ही चर्चा करूंगा। और ये भी मुद्दा निकल के आया है कि कोई जनदाहा से आके यहाँ पे अतिक्रमण कर चुका है। क्या इस ज़िले के, इस विधानसभा के लाल या इस ज़िले के, इस विधानसभा के बेटा को मौका जनता क्यों नहीं देगी, ये भी एक सवाल है। और समर्पित कार्यकर्ता, किसी पार्टी को सींचने वाले कार्यकर्ता, वफादार ईमानदार साथी होने के नाते कार्यकर्ता, चाहे कोई भी मौसम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, अपनी खून पसीने से सींचने वाले कार्यकर्ताओं की अगर अवहेलना होती है या उनको इग्नोर किया जाता है तो उपेंद्र कुशवाहा जैसा नेता उभर के आ जाता है। मैंने इनको नेता से संबोधित किया है, और ये नेता नहीं बेटा है, ये प्रमाणित करेंगे। अब मेरा सीधा सवाल है कि यहाँ विकासात्मक मुद्दे क्या सब हैं, जिस मुद्दों को लेके स्थानीय जनप्रतिनिधि खासकर माननीय विधायक जी को काम करना चाहिए था? क्या सब मुद्दे हैं आपके नज़र में, क्या होना चाहिए था? देखिए,
नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में पूरे देश और प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है, सुशासन की सरकार है। लेकिन कहीं न कहीं उजियारपुर के लोग विकास के मुद्दे पर अनाथ हैं, लोग सुरक्षित नहीं हैं। लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो उनका अधिकार है, आज 75 साल बीत जाने के बाद 75 साल से ज़्यादा आज़ादी के हो गए, लेकिन आज भी जो आम लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, दलित लोग हैं, शोषित लोग हैं, वो आज भी उन सब चीज़ों से वंचित हैं। इसका प्रमुख कारण यही है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वह जनता के प्रति उदासीन हैं और लोगों को चलने का सड़क तक नहीं है। दलित बस्तियों में सड़कें नहीं हैं। तो यह निश्चित रूप से सामाजिक मुद्दा भी है, लेकिन विकास का मुद्दा जुड़ा हुआ है। सभी दलितों को, सभी लोगों को जो उनकी एकदम मूलभूत सुविधाएं उनको प्राप्त होनी चाहिए, जो उनका अधिकार है, वह उनसे भी आज वंचित है। तो जनप्रतिनिधि का काम होता है सामाजिक स्तर पर भी लोगों से सामंजस्य करके ऐसी सभी बस्तियों में सड़कें बने। बाकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो निश्चित रूप से उदासीन रहने के कारण यहाँ के जनप्रतिनिधि को लोग इधर उधर भटक रहे हैं। उजियारपुर की जनता अपने आप को अनाथ महसूस कर रही है, क्योंकि 95% जनता को छोटी छोटी समस्याएं होती है, जो सिर्फ जनप्रतिनिधि यदि उनसे भेंट अगर उनसे हो जाए तो उनका समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भेंट होना ही मुश्किल है। ये 5 साल में एक बार नज़र आते हैं चुनाव के समय, और गली गली में प्रणाम करते हुए फिरते हैं, और उसके बाद जनता उनको खोजते रह जाती है, वो कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो असली जनप्रतिनिधि जो सेवक की भूमिका में यदि कोई आएगा तो आम लोगों की समस्या का समाधान होगा। जब आम लोगों की समस्या का समाधान होगा तभी जो विकास पहुंचना चाहिए जड़ तक, तभी पहुंच पाएगा। चलिए, चलते चलते मेरा आखिरी सवाल कि पलायन और रोजगार पे डिबेट चल रहा है और इसको एक इशू और मुद्दा बना के जनसुराज जैसी पार्टी ने अपनी पार्टी भी खड़ा किया है। सरकार में आप लोग थे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अभी भी सरकार के साथ ही हैं। मुद्दा उस तरफ मेरा ये है कि विधायक बनने के बाद इस खास विषय पे आपकी प्रयास क्या रहेगी? पलायन और रोजगार इस उजियारपुर के नौजवानों, शिक्षित युवाओं को आप कैसे देंगे? ये अहम सवाल है और इसको आप किस एंगल से देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से पलायन जो हो रहा है उसको रोकने के लिए ज़रूर यहाँ पर रोज़गार का सृजन करना पड़ेगा। सरकारी नौकरियाँ सबको नहीं दी जा सकती है, लेकिन आप ट्रेनिंग दे करके, छोटे छोटे व्यवसायी को प्रोत्साहन करके, युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करके, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करके, उनको यहीं अपने घर के आसपास रोजगार करें, इसके लिए प्रेरित करके, और रोजगार देने वाला युवा हमारा बने, रोजगार मांगने वाला नहीं बने। आज याचक की भूमिका में है, कल वो रोजगार देने वाला बने। यदि कोई युवा हमारा इस ओर कदम उठाता है तो वह 10, 20, 50 लोगों को रोजगार अपने माध्यम से दे सकता है। इस ओर निश्चित रूप से काम हम करेंगे, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। प्रशिक्षण की व्यवस्था कराएंगे, स्किल डेवलपमेंट किस प्रकार हो सकता है उस पर ध्यान देंगे, और निश्चित रूप से जब यह होगा तो पलायन रुकेगा, लोग यहीं रहेंगे। और जितना आप बाहर जा कर के आप अपने घर परिवार चलाने की कोशिश करते हैं, वो सब आप अपने घर पर ही रह कर के। चलिए उपेंद्र जी, आपने समय दिया, अपनी बातों को रखा। जनता से मेरी अपील है, निवेदन है, गुजारिश है कि राष्ट्रवाद और राष्ट्र धर्म सर्वप्रथम से प्रेरित उपेंद्र कुशवाहा को मत दे। और इस बार मत इसलिए भी दे क्योंकि ये मैसेज पार्टी के बड़े नेता तक पहुंचना चाहिए कि आपने जो एनडीए से डमी एनडीए वाले कैंडिडेट को खड़ा किया और मैं ओरिजिनल एनडीए वाला था उसको इग्नोर किया। इसका रिएक्शन देखिए, तन मन धन से समर्पित है, अभी भी भाजपा ही है, इनके रगों रगों में भाजपा का रक्त बहता है, और ये बात भाजपा के बड़े नेता, छोटे नेता भी जानते हैं। लेकिन जो प्रयोग है वो संयोग है, जो संयोग है वो प्रयोग है। इसका नकारात्मक भूमिका में यहाँ के मतदाता यहाँ से अपील करेंगे, मतदाता को अपील करेंगे। और 6 नवंबर को ईवीएम मशीन में इनका जो सिंबल है अलमारी छाप, इस अलमारी छाप पे मत का प्रयोग भी करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और एक मैसेज देने का भी
काम करेंगे। सहयोगी के साथ प्रवीण कुमार, सुदर्शन न्यूज, उजियारपुर, समस्तीपुर, बिहार।